हाँ जी, तो एक बार फिर क्वारंटाइन सीरीज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन पढ़ चुके थे मेथड्स ऑफ चार्जिंग। आज अपन पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कूलाम का नियम कब लगता है, किस प्रकार लगता है और क्या चीज़ देता है ये। ठीक है, बाद में अपन कूलाम के नियम का कथन देखेंगे। तो कूलाम ने बेसिकली दो तीन चीज़ें बताई। ठीक है, कि कूलाम का नियम है ये वास्तविकता में विद्युत बल को बताएगा, चार्ज बॉडीज के मध्य लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में बताता है। पर वो चार्ज बॉडी या वो चार्ज पार्टिकल आपके स्टेशनरी अर्थात स्थिर होने चाहिए। अर्थात कूलाम का नियम केवल और केवल स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल के बारे में बताता है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कूलाम का नियम आवेश स्थिर तो होने चाहिए, साथ में वो बिंदु आवेश होने चाहिए। अर्थात कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है। अपन कथन देखने से पहले कब लगता है ये ज़रूरी है जानना। तो अपन देखते हैं कि कूलाम का नियम सबसे पहली बात क्या है। एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्ज और दूसरा अपन कह सकते हैं कि पॉइंट चार्ज। ठीक है, स्टेशनरी चार्ज का मतलब है स्थिर आवेश के लिए लागू होगा और पॉइंट चार्ज का मतलब है बिंदु आवेश। अब अपन देखते हैं स्टेशनरी चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है। मान लो कि ये कोई चार्ज है, ठीक है, Q1, ये कोई चार्ज है Q2, ठीक है, ये कोई चार्ज है Q2। अगर इसका वेलोसिटी जीरो है V1, इसका भी वेलोसिटी जीरो है और इसका भी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब है कि दोनों चार्ज ही क्या हैं, स्थिर चार्ज हैं, स्थिर आवेश हैं। तो स्टेशनरी चार्ज या स्थिर आवेश का मतलब तो यह है कि उनकी वेलोसिटी क्या है, जीरो होनी चाहिए। दूसरा अपन देखते हैं पॉइंट चार्ज का मीनिंग क्या है। पॉइंट चार्ज का मीनिंग है कि ये दोनों चार्ज Q1 व Q2, मान लो इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो है R। ठीक है, तो ये R का मान इन आवेशों के जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। अर्थात द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या एरिया ऑफ चार्ज वो क्या है, नेग्लिजिबल है किसकी तुलना में, आर की तुलना में। तो जब आवेशों को मिलाने वाली लाइन या आवेशों के मध्य की दूरी उनके एरिया जितनी दूर में कि आवेश फैला हुआ है उस एरिया की तुलना में बहुत ज़्यादा हो, अर्थात तो एरिया आर की तुलना में नगण्य हो, तो उनको कहते हैं अपन बिंदु आवेश। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं, क्योंकि यहाँ पर आर इनके क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है चार्ज का, उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, मान लो अगर ऐसा होता कि ये है Q1 चार्ज, ठीक है, और ये है Q2 चार्ज। ठीक है, एक बॉडी है जिस पर ऐसे चार्ज आ रखा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, और इनके जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है इनके मध्य वो है R। तो इस बार R की वैल्यू इनकी चार्ज्ड बॉडीज के एरिया के कंपैरिजन में कम है, तो इस बार ये बिंदु आवेश नहीं हो सकते, बिंदु आवेश नहीं है। तो आप समझ गए होंगे बिंदु आवेश का क्या मतलब है। आप ये नहीं कि बिंदु आवेश का मतलब एक डॉट पर है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पर उनके बीच का डिफरेंस डिस्टेंस का वो ज़्यादा होना चाहिए। तो
कूलाम का नियम लगने के लिए ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। आवेश स्थिर होना चाहिए, आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए, ठीक है। और बिंदु आवेश के लिए मैंने शर्त बता दी कि एरिया ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन देम। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप। बिंदु आवेश के लिए क्या शर्त है? बिंदु आवेश के लिए आवेश वितरण का क्षेत्रफल आवेशों के मध्य दूरी की तुलना में नगण्य माना जाता है या नगण्य होता है, ठीक है। तो वो बिंदु आवेश होंगे। अब अपन पढ़ते हैं कूलाम के नियम के बारे में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या होता है कूलाम के नियम का, ठीक है। कूलाम के नियम का स्टेटमेंट क्या है? तो कथन, कूलाम के नियम का कथन, कूलाम के नियम का कथन, ठीक है। सबसे पहले देख लें कूलाम ने क्या बात बताई, फिर लिखते हैं अपन कथन। कूलाम ने जो ये बिंदु आवेश हैं, स्थिर आवेश हैं, इनके मध्य जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, विद्युत बल लग रहा है, उसका परिमाण देने के लिए इस प्रकार कहा कि इनके मध्य लगने वाला बल इस Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल F और Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल F दोनों परिमाण में बराबर होंगे, पहली बात, ठीक है। तो चाहे ये इस पर बल लगाए चाहे ये इस पर बल लगाए, ठीक है। मान लो ये F12 ये F21, तो F12 और F21 बराबर होंगे। मान लिया कि वो F है, अर्थात उनके मध्य लगने वाले विद्युत बल F का मान इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल और इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लगता किस दिशा में है? इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली या दोनों आवेशों को जो ज्वाइन कराने वाली लाइन है उसकी अलोंग लगता है, ठीक है। तो लिख लें कूलाम के नियम के अनुसार, कथन क्या है? कूलाम के नियम के अनुसार कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर, आप ये लाइन लिखना नहीं भूलें, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कथन में अगर आप ये मिस करते हैं, स्थिर भी होने चाहिए और बिंदु भी होना चाहिए, स्थिर और बिंदु दोनों शब्द लिखें। दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल, अब विद्युत बल है वो आपका आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है। आकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है या प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है, का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा साथ ही, अपन ये कह सकते हैं, ये लाइन जरूर लिखें, तथा साथ ही इस विद्युत बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली
रेखा के अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। ठीक है, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि मान लो ये Q1 पॉइंट चार्ज है जो स्टेशनरी है, ये Q2 पॉइंट चार्ज है ये जो स्टेशनरी है, और इनके मध्य की दूरी r है। तो इनके मध्य लगने वाला विद्युत बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ Q1 एंड मोड ऑफ Q2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। उस विद्युत बल का परिमाण अपन ये कहेंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मोड, इक्वेशन नंबर 1। या कह सकते हैं दूसरी बात कि वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती उनकी दूरी के, और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², इक्वेशन नंबर 2। साथ में लिख दो दोनों को। साथ में लिखने पर F हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे में कितना, r²। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें, किसको हटा दें, प्रोपोर्शनलिटी साइन को, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट F दिख रहा है आपको, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई r²। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3। जहाँ ये जो k होता है, जहाँ k समानुपाती नियतांक है, k समानुपाती नियतांक है, जिसे स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं। ठीक है, स्थिर वैद्युत नियतांक कहते हैं इसको। अपन बात करते हैं के की वैल्यूज की। ठीक है, तो इस जो के की वैल्यू होती है, ठीक है, के का मान होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁹। ठीक है, आप 11वीं क्लास में पढ़ के आए हैं के की वैल्यू किस प्रकार से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो यूनिट होती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, आप याद रखें के की वैल्यू होती है इतनी। अगर मान लो ये जो के की वैल्यू है इसकी आप जी से तुलना करें, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, जी अपन जो ग्रेविटेशन में पढ़ के आए हैं, गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, तो जी की वैल्यू आपकी किसी पे डिपेंड नहीं करती थी, पर इस के की वैल्यू माध्यम की परमिटिविटी क्या है उस पर डिपेंड करती। परमिटिविटी मतलब विद्युशीलता। तो आप कह सकते हैं कि के का मान माध्यम की विद्युतशीलता पर निर्भर करता है। ये जो मान है वो बेसिकली निर्वात या हवा के लिए है। ठीक है, तो विद्युतशीलता के टर्म्स में के की वैल्यू लिखते हैं के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या हवा, सेम मानते हैं इनका, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है, निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है। और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की 8.85 × 10⁻⁻12 यूनिट हो जाएगी इसका के का उल्टा, के ये 1 में है तो कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ये हो गया इस टर्म्स में। तो आप एफ की वैल्यू इसके फॉर्मूले के रूप में भी लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, ये बन गया आपका एफ का फॉर्मूला। और ये जो बल है इस बल को आप कूलाम बल कहते हैं, कूलाम बल। अब अपन आगे इसका पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म भी पढ़ेंगे। ठीक है, जो और ये कूलाम बल का परिमाण आ जाएगा Q1 Q2 बटे r²।
कूलाम बल या विद्युत बल, आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल भी इसे कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं तो अपन मान लो दिख रहा है आपको, तो सबसे पहले अपन देखें, यदि इन दो चार्ज जो आपके स्टेशनरी चार्ज हैं Q1 व Q2, ठीक है, Q1 व Q2 के मध्य हवा या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम रख दिया गया है, हवा या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम रख दिया गया है और उस माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पर हवा, देखो अभी अभी मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर हवा या निर्वात हुई, हवा या निर्वात हुआ तो इनके मध्य लगने वाला फोर्स कितना था, अभी आपने देखा डिस्टेंस r है तो F आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे में कितना r², इक्वेशन नंबर 1 ले लिया अपन। अन्य माध्यम पर दिया गया, अन्य माध्यम जिसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन है, को दोनों आवेशों के मध्य भर देने पर, तो उस समय अगर आप Q1 और ये Q2 वही सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस है वो r है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आपकी r ही है, और यहाँ पर आपने माध्यम भर दिया है और वो जो माध्यम भरा है उसकी विद्युतशीलता कितनी है, एप्सिलॉन है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर लगने वाला बल F मीडियम के अंदर FM, ठीक है, और ये मान लो निर्वात में था F0, ठीक है, F0, तो FM बराबर वही 1/4 पाई, अब विद्युतशीलता आ जाएगी वो किसकी आ जाएगी, माध्यम की, एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे में r², ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करें इनका, तो कंपैरिजन करते हैं तो देखें, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग लगा दें, F0/m, F0/Fm बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये ऊपर चला जाएगा नीचे वाला, और यहाँ पे r², ये चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इंटू r² बटे में Q1 Q2, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r² से r² कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, और इस एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट अर्थात ये जो राशि है माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता, इसको कहते हैं अपन एप्सिलॉन r, सापेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक, एप्सिलॉन r, अर्थात आप कह सकते हैं सापेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको पराविद्युतांक भी कहते हैं, पराविद्युतांक, सापेक्षिक विद्युतशीलता या पराविद्युतांक बराबर हो गया एप्सिलॉन r इक्वस टू F0/Fm, या कह सकते हैं एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट। ये हो गया माध्यम का पराविद्युतांक या सापेक्षिक विद्युतशीलता का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं,
अभी अपन ने देखा कि परावैद्युतांक या जिसे सापेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं, एप्सिलॉन आर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, एफ नोट बाई एफ एम, यही था, एफ नोट बाई एफ एम इक्वस टू एप्सिलॉन बटे में एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये होता है एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला। यहाँ से अगर आप इसकी मात्रा को डायमेंशन देखना चाहें तो ऊपर भी आपका बल, नीचे भी बल, या कह सकते हैं ऊपर भी आपकी विद्युतशीलता और नीचे भी आपकी क्या, विद्युतशीलता, तो इनके मात्रक और विमाएँ कैंसिल हो जाएंगी। तो एप्सिलॉन आर बेसिकली एक नंबर ही है। एप्सिलॉन आर क्या है, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। ठीक है, और एक जैसे जल के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जल के रेस्पेक्ट में एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है, वो होती है 80। ठीक है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है, 80। बाकी आप न्यूमेरिकल्स में काम में जल का तो याद ही रखें। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से इस फॉर्मूले को देखकर, एफ नोट बाई एफ एम को देखकर, कि मान लो दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल लग रहा था एफ नोट, तो माध्यम की उपस्थिति में कितना बल लगा। ठीक है, तो ये मान लो समीकरण नंबर अपन ए कह देते हैं। तो समीकरण ए को अगर रीअरेंज करके लिखें तो समीकरण ए से माध्यम की उपस्थिति में एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक वाले माध्यम की उपस्थिति में लगने वाला विद्युत बल, तो इस विद्युत बल का मान देखें तो हो जाएगा एफ एम, तो एफ एम बराबर हो जाएगा एफ नोट बटे में एप्सिलॉन आर, एफ नोट बटे में एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर की एक और बात है कि एप्सिलॉन आर जो वैल्यू रखता है, एप्सिलॉन आर ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। तो माध्यम की उपस्थिति में आपका बल कम होगा कि ज़्यादा होगा, बताओ। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि एप्सिलॉन आर की मान जो आएगा यहाँ पे 1 से बड़ा ही आएगा, और 1 से बड़ी राशि का किसी भी राशि में भाग लगता है तो राशि क्या होगी, छोटी होगी। तो आप कह सकते हैं कि माध्यम की उपस्थिति में जो विद्युत बल होता है उसका मान क्या हो जाता है, निर्वात के सापेक्ष क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात एफ एम इज लेस देन एफ नोट। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है जैसे, पहले लिख लें, अर्थात माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान सदैव कम हो जाता है। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्रकार। देखें, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य, दो आवेशों Q1 व Q2 के मध्य, ये वैल्यूज दी हो नहीं दी हो बाद की बात है, Q1 व Q2 के मध्य 10 न्यूटन का विद्युत बल लग रहा है, ये लग रहा है बल है, वो है निर्वात की स्थिति में, निर्वात या हवा की स्थिति में। ठीक है, यदि इस निकाय को जल में डुबो दिया जाए तो इनके मध्य
लगने वाले बल का मान बताएं। कई बार तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें आ जाता है बल का मान घटेगा, बल का मान बढ़ेगा, बल का मान उतना ही रहेगा, कुछ कह नहीं सकते, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। या ऐसा ऑप्शन दे देता है उनके मध्य दूरी पर डिपेंड करेगा। ये 4 ऑप्शन होते हैं, आपको चूज करना होता है। पर यहाँ तो अपन इसका वैल्यूज ही देखते हैं कि कितना हो जाएगा। तो अपन यही फॉर्मूला लगाएंगे, आपको दिया है क्वेश्चन में। आंसर देखें कि निर्वात की उपस्थिति में बल दे रखा है कितना, 10 न्यूटन। ठीक है, तो माध्यम की उपस्थिति में बल कितना हो जाएगा, तो जल के अंदर डुबो दिया तो अब माध्यम क्या रह गया, जल रह गया। तो जल के लिए एप्सिलॉन आर का मतलब कितना बताया था आपको, 80। ठीक है, तो जल की उपस्थिति में विद्युत बल कितना हो जाएगा, जल की उपस्थिति में विद्युत बल आपका हो जाएगा एफ एम बराबर कितना, जल की उपस्थिति में विद्युत बल एफ एम बराबर एफ नोट बटे में कितना, एप्सिलॉन आर। दिस इम्प्लाइज एफ नोट का मान दे रखा है 10 और एप्सिलॉन आर का मान दे रखा है 80। तो ये कितना हो जाएगा 1/8 न्यूटन। ठीक है, तो वैल्यू आई वो क्या आई, पहले 10 न्यूटन था और अब 1/8 न्यूटन ही आ गया, तो अपने आप कम हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देते थे। इसी प्रश्न में चाहे से यहाँ पर जैसे दिया जाता कि एक आवेश 5 कूलाम, दूसरा आवेश 10 कूलाम के मध्य लगने वाला बल 10 न्यूटन है, तो जल में डुबोने पर वैल्यू कितनी है, तो आपको कभी भी उसके 5 न्यूटन और 10 न्यूटन पे जाना ही नहीं है, उनका परिमाण क्या है, कितने तरह के चार्ज हैं। आपको तो सीधा ये ध्यान रखना है कि जल में जितना लग रहा है उसमें किसका भाग लगा देंगे, एप्सिलॉन आर का भाग लगा देंगे, उसमें कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।